नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और एनटीपीसी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। और इस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत क्या क्या आपकी इलास्टिसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर, जो स्ट्रेन और स्ट्रेस होते हैं उससे रिलेटेड कुछ फंक्शनिंग, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर हो सकता है आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड या फिर फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी डील करेंगे। ये सब चीज़ जो होता है किसी भी पदार्थ का क्या रहता है, गुण धर्म रहता है, तो इसको जानना, फिजिक्स में इन चीज़ों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एनटीपीसी में इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा फिजिक्स में। ठीक है, इस पूरे प्रॉपर्टीज में से तो पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करेंगे। बोला है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है। व्हेन यू कंप्रेस अ कॉइल स्प्रिंग यू डू वर्क ऑन इट, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज। अब जाहिर सी बात है, किसी भी स्प्रिंग को आप लोग क्या करेंगे, दबाएंगे, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा, उसके अंतर्गत तो जो फैला हुआ था अब सिकुड़ कर संकुचित होकर एक जगह आ जाएगा और उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा जैसे ही आएगी, अब उस स्प्रिंग के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा आई तो उस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या बढ़ा होगा या घटा होगा? जाहिर सी बात है, जब भी हम किसी चीज को दबाते हैं या खींच कर रखते हैं, रोक कर रखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो ठीक है, तो यहीं पर पूछा है कि प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होगी। क्योंकि प्रत्यास्थ क्यों बोला, क्योंकि इलास्टिक वाला चीज था, तो इलास्टिसिटी का बात करेंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, घटेगा कब, जब उसको फैला दो या छोड़ दो तो शून्य अवस्था में आ जाएगी। अगला, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक कितना है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट। जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है ना, उसकी वैल्यू आप यही ध्यान में रखना जब पूर्णतः प्रत्यास्थ बोलता है। मतलब पूर्णतः प्रत्यास्थ का मतलब क्या है कि उस चीज को कितना भी फैलाओ और कितना भी फैलाने के बाद वापस जिस उसके लगाए गए फोर्स को छोड़ोगे, जैसे इतना बड़ा कोई चीज़ था, इसको मैंने फैला के इतना बड़ा किया और जैसे मैंने फिर से फोर्स को हटाया, वापस वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। ठीक, कितना भी फोर्स लगाओ ये अपनी वापस अवस्था में आ ही जाता है। ये पूर्णतः इलास्टिक कहलाएगा, ये गुण कहलाएगा। तो उसके लिए जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमेशा 1 होगा, याद रखना। क्योंकि उसमें कितना भी फोर्स लगाओ, जितना फोर्स लगाओगे उतना स्ट्रेन होगा और वापस जैसे ही फोर्स या स्ट्रेस को हटाओगे, स्ट्रेन वापस नॉर्मल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो 1 इसकी वैल्यू आती है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस मतलब प्रतिबल विकृति के बराबर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक, इसलिए इसकी वैल्यू 1 आती है निकल कर। अगला प्रश्न, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखती है? हाउ डज अ ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब इंक? रेलवे के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है ये वाला। ठीक है, इसके गुण धर्म को, इसके प्रॉपर्टीज को आपको जानना होगा कि पेपर कैसे स्याही को सोखती है। तो एक होता है, यहां पर लिखा भी ऑप्शन बी में, कैपिलरी एक्शन। यही राइट आंसर है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? एक्शन जैसे ये एक परख नली है, अगर इसको मैं किसी पानी से भरे बीकर में डुबाता हूं तो इसमें पानी एक स्तर तक ऐसे चढ़ जाता है। कारण क्या है चढ़ने का? ये कारण होता है केशिकत्व। क्यों ऐसा होता है? ऐसा होने के पीछे का रीजन है, इसका रेडियस होता है बहुत ही कम। इसका रेडियस बहुत कम होता है
और यहाँ से जब प्रेशर बनता है यहाँ की ओर, तो यहाँ के एयर को वो ऊपर जाते हुए ले जाता है और पानी के स्तर से ऊपर ही उठा रहता है, हमेशा कभी भी दबा हुआ नहीं रहेगा, ना बराबर रहेगा, उठा ही रहता है। कारण है कि पतली त्रिज्या वाली परख नली होती है। सेम, अब ये तो मैंने परख नली के कॉन्सेप्ट में समझाया। सेम आपका होगा यहाँ पर पेपर। जब एक पेपर लेंगे हम लोग, ब्लॉटिंग पेपर, तो इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक। और इन्हीं पर जब आप स्याही से कुछ लिखते हो या स्याही लगाते हो तो वो उसके अंतर्गत चले जाती है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, वो उसके ऊपर लिख पाते हो या वो लिखा जाता है या फिर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये गुण होता है आपका कैपिलरी एक्शन कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। और केवल यही नहीं, आप जो फार्मर्स हैं, फार्मिंग करते हैं, तो जब वो खेतों की जुताई करते हैं तो वहां पर भी कैपिलरी एक्शन के कारण पानी लंबी लंबी नलियों में भर जाता है, उसी को तोड़ा जाता है। तो फार्मर जुताई क्यों करते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आए तो कैपिलरी, जो कैपिलरी बना हुआ रहता है, केश नली जो बनी रहती है, उसको तोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए अगला चलते हैं। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? केरोसिन ऑयल राइज अप इन ए लालटेन विक ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अभी बताया मैंने, जब भी मिट्टी का तेल बात करें, फार्मर अपने खेत में फार्मिंग कर रहा है तो उस दौरान जुताई वाला क्वेश्चन पूछे, ब्लॉटिंग पेपर या पेन स्याही वाला प्रश्न पूछे, हमेशा एक आंसर आता है आपका कैपिलरिटी। क्या? कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन, केशिकत्व। समझ में आया? इसी के माध्यम से ही क्या होता है, कोई भी चीज, पानी ऊपर चढ़ता कैसे नीचे आता है मैंने बताया। सेम मिट्टी के तेल के जो लालटेन होते हैं, मान के चलो बचपन में आपने इस तरीके का लालटेन देखा होगा, ये नीचे रस्सी ऐसे फैली रहती थी, पूरा पानी लालटेन भरा रहता था ऐसे, सॉरी लालटेन के अंदर में पूरा मिट्टी का तेल भरा हो रहता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आग लगाते थे, आग जलाते थे, तो ये बत्ती जलने लगती थी, ठीक है। हो सकता है मेरा डायग्राम बहुत ही खराब बना हो, बट बत्ती इस प्रकार से जलने लगती थी। कैसे लगातार जलती रहती थी? क्योंकि वो नीचे से केशिकत्व के थ्रू उस नली में, उस बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर की ओर चढ़ते रहता था। सेम प्रोसेस आपके मिट्टी के दिए और बत्ती में भी होता है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये कैपिलरी एक्शन ही आता है या कैपिलरिटी ही आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको और भी अच्छे तरीके से आप समझना चाहते हो, बेहतरीन तरीके से इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। एनटीपीसी का कोर्स हमारे कोचिंग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल की गिरती हुई बूंद किस गुण धर्म के कारण गोलाकार होती है? किस गुण धर्म के कारण? आप देखोगे कभी भी बारिश होता है या आप कभी भी पानी ऐसे फेंकते हैं हवा में, और जब वो नीचे आता है तो थोड़ा सा गोलाकार आकार लेते हुए नीचे की ओर आता है। ऐसा कारण होता है जल के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर 1 किस कारण से होता है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। अगर पृष्ठ तनाव नहीं रहेगा तो जल हमेशा फैला हुआ महसूस करेगा, ठीक है। इसी पृष्ठ तनाव के कारण किसी भी गिलास में जब आप पानी भरते हो ना, तो ये इस सतह से थोड़ा ऐसे उठा हुआ पानी भराता है। सतह तो इतनी थी, ऐसे क्यों हो गया? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही ज्यादा से ज्यादा स्थान, सॉरी कम से कम स्थान घेरने की या कम से कम स्थान रखने की प्रॉपर्टी रखता है। कौन? कोई भी लिक्विड या जल, विशेषकर जल, वाटर। तो सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होता है? गिरती हुई बूंद गोलाकार होती है, स्पेरिकल होती है। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केशिका तो मैंने आपको बता दिया। विस्कोसिटी कुछ नहीं है, चिपचिपापन आप बोल सकते हो, या फिर गाढ़ेपन को विस्कोसिटी के नाम से आप जान सकते हो। ये किसी भी लिक्विड के दो लेयरों के बीच में के घर्षण को बताता है, घर्षण होता है स्पेशली, ठीक है। जो ज्यादा विस्कस होगा लिक्विड, वो उतना ही कम बहेगा। जैसे पानी ज्यादा तेजी से बहेगा क्योंकि उसका विस्कोसिटी कम है, लेकिन आप शहद को बहाने का प्रयास करोगे तो शहद नहीं बहेगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, उसकी सांद्रता ज्यादा होती है, ठीक। तो ये सबको ध्यान में रखना। कंप्रेसिबिलिटी ये कुछ नहीं है, बस पानी को दबा कर रखोगे, वही वाला गुण होता है। अगला, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ना, उसके पीछे एक प्रॉपर्टी काम करता है। वो प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हम लोग भी मनुष्य हैं या कोई जानवर आप तैरते हुए पानी में देखते हो, तो कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो तभी तक तैर पाएगी जब उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। जब उसकी डेंसिटी वाटर से कम है तब तैर पाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज और कब तैर पाती है? कोई भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग तभी तैर पाएगा जब वो अपने भार के अनुपात में वहां पर से पानी को हटा पाए। अगर वो अपने भार के अनुपात में पानी को नहीं हटाता है तो वो डूब जाएगा, ठीक। और सेम
वो जो पानी होता है, वो जो जल होता है, चाहे वो खारा पानी मतलब समुद्र का जल हो या फिर हमारे आसपास के तालाबों के, स्विमिंग पूल के, नदियों का पानी हो, उस पानी के द्वारा भी हमारे ऊपर क्या लगाया जाता है, एक फोर्स लगाया जाता है जिसको बुएंसी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उत्प्लावन बल बोलते हैं। वो क्या बल होता है, हम जितना मात्रा में पानी हटाते हैं उतने मात्रा में पानी हमारे ऊपर फोर्स लगाता है, वही होता है आपका उत्प्लावक बल, जिसके माध्यम से कोई भी चीज या मनुष्य या जानवर तैर पाता है। ठीक, तो यहां पर भी वही पूछा है, इसके पीछे का कारण क्या है कि कॉर्क तो तैर पाता है लेकिन कील नहीं तैर पाता। क्या बोल रहे हैं, कॉर्क तो तैर पाता है लेकिन कील को रखा जाता है तो कील डूब जाती है। पहला रीजन तो ये है कि कील की जो डेंसिटी होती है ना, वो वाटर से ज्यादा होती है। ठीक है, घनत्व जो है वो कील का ज्यादा होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये उतने मात्रा में पानी हटा ही नहीं पाता जितने मात्रा में उसको तैरने की आवश्यकता होती है, इसलिए वो डूब जाता है। समझ में आया? ठीक, चलो ऑप्शन देखते हुए चलते हैं किस माध्यम से अब आंसर लिया गया है। कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, नहीं, कम होता है। अधिक घनत्व का होता तब तो डूब जाता, नहीं होता। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, हाँ बिल्कुल यही होता है, लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। आगे लिखा है कील का द्रव्यमान कार्क के द्रव्यमान से अधिक होता है। वो कम ज्यादा भी होगा ना द्रव्यमान, तब भी नहीं तैरेगा, क्योंकि डेंसिटी इसमें काम करती, मेजर रूप रहता है डेंसिटी का। ठीक है, तो आप इतना बड़ा कील लगाओ या इतना बड़ा कॉर्क लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, द्रव्यमान से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा डेंसिटी से। अगला, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, पहले यहीं पर एक और डाउट क्लियर कर लेते हैं। डाउट आता है कि कील तो डूब जा रहा है, लेकिन जो लोहे का बना बड़ा बड़ा पानी जहाज होता है जो ट्रांसपोर्ट में काम आता है, वो कैसे तैरता है। वो इस कारण से तैर पाता है, जो मैंने आपको बुएंसी फोर्स के बारे में बताया, उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है कि वो समान मात्रा में, मतलब इतने मात्रा में कम से कम पानी हटाता है कि वो तैर पाए। ठीक, 3 अलग अलग रूल रहते हैं उसके तैरने के। आप कोर्स परचेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से 3 अलग अलग रूल है जिसके माध्यम से कोई चीज डूब जाएगा, या तो कोई चीज पानी के नीचे तैरेगा या कोई चीज पानी के ऊपर तैरेगा। ठीक, तो उसको पढ़िएगा डिटेल में, बहुत लंबा क्लास उसका हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला, द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड्स कॉल्ड। ठीक है, स्टिफनेस कहते हैं, श्यानता कहते हैं, विकृति कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। अभी मैंने बताया था, आपसे डिस्कस किया था कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, किसी भी लिक्विड के 2 लेयरों के बीच का फ्रिक्शन होती है, और उसी फ्रिक्शन के कारण वो एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए रहते हैं। हमको सामान्य रूप से कोई नदी का ऐसा पानी जो है सीधा बहता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो सीधा नहीं बहता, ये अपने आपसी लेयरों में भी घर्षण करके आगे की ओर बढ़ते हैं। इसलिए कहीं कहीं पर देखोगे, कहीं पर ऊपर का जो पानी है वो तेज प्रवाह से बह रहा है, नीचे मध्यम, और कहीं कहीं पर ऊपर का पानी शांत है लेकिन नीचे का पानी तेज गति से बहता है। कारण क्या है, विस्कोसिटी। ठीक, तो ये ध्यान में रखना, द्रवों के घर्षण को विस्कोसिटी और हिंदी में श्यानता कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न श्यानता के बारे में रेलवे में ये भी आता है, ये बताइए 2 वैसी, जैसे मैंने बोला शहद, हनी और वाटर, पानी, इनमें बताओ भैया कि कौन सा है ज्यादा विस्कस है। सीधी सी बात है, जो ज्यादा गाढ़ा होगा वो ज्यादा विस्कस होता है। जैसे तेल, पानी से कौन कौन सी ज्यादा गाढ़े वाली चीजें बता देंगे, तेल, दूध, दूध को भी ले सकते हैं आप क्योंकि उसमें वसा रहता है, फैट रहता है। आपका ये जो मैंने क्या बताया, शहद, शहद रहता है। ठीक है, जैसे कफ सिरप हो गया, किसी भी प्रकार का सिरप है वो रहता है। ठीक, तो ये सब चीजें जो रहती है बेसिकली क्या रहते हैं, ये सारे के सारे ज्यादा विस्कस रहते हैं। अगला प्रश्न, बुएंसी उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया था। अब वैज्ञानिक का नाम है नील बोर, केपलर, आर्किमिडीज या केन रुथरफोर्ड। जो भैया रदरफोर्ड होना चाहिए, रुथरफोर्ड चलो ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका है आर्किमिडीज। कौन है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने सबसे पहले बताया था कि कोई भी वस्तु किस प्रकार से तैर रही है। जो सिद्धांत की मैं बात कर रहा था ना, वो सिद्धांत इस आर्किमिडीज ने बताया था कि जितने मात्रा में पानी हटेगा उतनी मात्रा में बुएंसी फोर्स लगेगा और वो वस्तु तैर पाएगा। तो ये आर्किमिडीज ने बताया था। तो आर्किमिडीज का नाम याद रखना। तैरने का सिद्धांत बोले, उत्प्लावन सिद्धांत बोले, उत्प्लावक बल की खोज किसने भी की बोले, बुएंसी फोर्स किसने दिया बोले, ये सब में आर्किमिडीज का ही नाम आता है। ठीक, तैरने वाली चीजों में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर उत्प्लावक बल कम है, अगर उत्प्लावक बल कम है
सॉरी, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। हाँ हाँ, अच्छा ये बल कम है बोल रहा है। हाँ, फोर्स अगर कम है, फोर्स अगर कम है किससे, वस्तु के भार से, mg से, तो जाहिर सी तौर पर बात है कि ये मेरे दो हाथ हैं, मान के चलो ये पानी के द्वारा लगाया गया बल है, समझना, और ये मेरे शरीर के द्वारा, ये वस्तु के द्वारा लगाया गया बल। अगर ये बल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि वो पानी द्वारा लगाए गए बल को कम करेगा और उसको नीचे की ओर ले जाएगा, और नीचे की ओर ले जाएगा मतलब वस्तु डूब जाएगी। ठीक था, तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक, तो उत्प्लावक बल बुएंसी फोर्स अगर ज्यादा कम है किससे, वस्तु के भार से, वेट से, तो जरूर वस्तु डूब जाएगा। सही था, ये कथन सही था, हमको गलत चुनने बोल रहे हैं। यदि बुएंसी फोर्स, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। हाँ, ये भी सही है, तभी तो तैर पाएगी ना। ये अगर ज्यादा है और ये नीचे कर दिया इसको, तो ये वस्तु है, तो कोई भी फोर्स जो नीचे से लग रहा हो तो उसको ऊपर ही उठा के रखेगा ना, तो ऊपर उठा के रखेगा मतलब ये तैरने पर मदद करेगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो नहीं, गलत है ये, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बल वस्तु के भार से कम हो जाएगी तो वस्तु डूब जाती है। अगला दिया, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। सही, कैसे तैरेगी तरल के अंदर, ऐसे, यहाँ पर यह हल्का सा ऐसे निकला हुआ, एकदम हल्का सा, एकदम हल्का सा, आपको पानी के सतह के नीचे वो वस्तु तैरते हुए दिखाई देगी। जैसे मुर्दे, मुर्दे तैरते हैं तो वो रहता है ये वाला स्थिति। ठीक, चलो अगला देखते हैं। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर, किसके बराबर बोल रहा है, विस्थापित डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर एक उत्प्रेक्ष बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? यही चीज तो मैं अभी तक आपसे बताते आ रहा हूं, क्या आपको बताते आ रहा हूं कि पानी में कोई भी वस्तु जब जाता है तो अपने भार के बराबर पानी हटाता है और उतने ही भार का नीचे से ऊपर की ओर अनुभव करता है, जिसे बुयांसी फोर्स या उत्प्लावक बल या उत्प्रेक्ष बल बोलते हैं। और इसी सिद्धांत को दिया था आर्किमिडीज ने, और जिसने दिया भैया सिद्धांत, उसी के नाम पर वो सिद्धांत फॉलो किया जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहेंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जाहिर सी बात है, आप जब बचपन में तैरने जाते हो ना तो आपको किनारे पर तैराया एक दो दिन बोलेगा, लेकिन तीसरे दिन आपको खुद पकड़ के तैराने वाले, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो या जिसके पास आप तैरने सीखने जा रहे हो, बड़े भैया या गांव के या शहर के जो भी आपके बड़े हैं, वो आपको थोड़ी गहराई पर छोड़ते हैं ताकि आप हाथ पैर मार सको, क्योंकि किनारे पर आप हाथ पैर मारोगे नहीं और आप तैरना नहीं सीख पाओगे। क्यों दूर फेंका जाता है? क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, वहां पर गहराई ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो आप पानी बराबर मात्रा में हटा पाओगे। जब अपने शरीर के बैलेंस संतुलित रखते हुए हटा पाओगे तब आप तैर पाओगे। तो निगरानी में आप पहले तैरना सीखते हैं, अगर तैरना आता हो तो। खैर मुझे भी नहीं आता, लेकिन ऐसा होता है, मैंने देखा है अपने भाइयों को तैरते हुए, ठीक, जो गाँव में रहते हैं। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज में सबसे पहले इन चीज़ों को देखा था। ठीक, चलो अगला। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तरल पदार्थ पर रखे जाने ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर, अपवर्ड प्रेशर जो लगता है, ऊर्ध्वगामी जो दबाव लगता है उसको क्या बोलते हैं? बुयांसी फोर्स कहते हैं। तो बॉयंट फोर्स कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, अप्लाइड फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की ओर लगता है, तो होता ही नहीं। अप्लाइड फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि अपवर्ड डायरेक्शन हो। उसके लिए जो हम लोग एक पर्टिकुलर नाम देकर रखें उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंट फोर्स या बुयांसी फोर्स कहा जाता है। उत्प्लावक बल बोलेंगे हिंदी में, या फिर उसी को ही उत्क्षेप बल भी बोला जाता है, उत्क्षेप बल। फ्रिक्शनल फोर्स तो आपको पता है चलने में सहायक होता है, किसी भी चीज के मूव करने में जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अगला, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से, मतलब इसमें पानी की मात्रा भी है और इसमें आइस क्यूब भी है, ऐसे बर्फ की मात्रा भी है भाई, इसमें बर्फ की मात्रा भी है। अब बोल रहा है पूरी तरह जब बर्फ गल जाती है तो क्या होगा? जब बर्फ गलती है ना तब भी इसमें जो एक्चुअल पानी का जो स्तर था उतना ही बना रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। कारण क्या है? कारण क्या है? आप बाहर में थोड़ा सा से पानी निकलते हुए देखते हैं, ये क्या, कौन सी पानी रहती है? ये भैया जब अपनी गलन की गुप्त उष्मा को छोड़ते जाता है ना एक बर्फ, तब वो पानी बाहर की ओर डिस्चार्ज करके बर्फ की जो मात्रा के अकॉर्डिंग पानी रहता है वो निकल जाता है, और आपका जो पानी का पहले का पुराना स्तर था उतना ही रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि पानी का स्तर कभी भी नहीं बदलेगा। तो जल बाहर बहने लगेगा? नहीं, नहीं बहेगा। सारी बर्फ तली में बढ़ जाएगी? नहीं, वो तो पिघल जाएंगी। तो क्या होगा? स्तर वैसा का वैसा रहेगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। वाटर लेवल विल रिमेन द सेम। ऑप्शन नंबर सी।
ये बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ कि एक बर्फ को अगर पानी में डुबाया जाता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है, उसके आयतन का 1/10 भाग, 1/10 भाग ही केवल ऊपर रहता है उसका, बाकी 9/10 भाग नीचे की ओर रहता है। परसेंटेज में इसी को पूछे तो 10% बस ऊपर रहता है। अगला, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो तो दाब होगा। प्रेशर, अब प्रेशर की बारे में बात कर रहे हैं, बुयंसी फोर्स हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेशर के बारे में। भैया प्रेशर आपको पता होना चाहिए। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया ही क्या होता है आपका, प्रेशर कहलाता है। तो बोल रहा है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम हो, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो फोर्स क्या लगेगा, सॉरी फोर्स तो उतना ही है, क्षेत्रफल को अगर कम कर दे उतना ही फोर्स के लिए तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं समझाता हूं आपको। बचपन में अगर आपके घर में सोफा रहा होगा ना, ये नया नया गद्दा जब आता था ना, आप बहुत कूदते थे उसके ऊपर पे, और जैसे ही कूदते थे वो आपको बाउंस करता था। लेकिन आप कभी जब एक पैर पर खड़े होते थे तो दो पैर पर खड़े होने या दो पैर पर कूदने की बजाय आप एक पैर पर खड़े होंगे या कूदेंगे तो ज्यादा नीचे की ओर जाते थे, ज्यादा दबता था वो गद्दा या वो सोफा। कारण क्या है, क्षेत्रफल आपने कम कर दिया। पहले दो पैर में थे तो इतना क्षेत्रफल ले रहे थे, अब एक पैर में इतना ही क्षेत्रफल ले रहे हो। दो पैरों पर खड़े थे तो शायद इतना ही नीचे दब रहा होगा, लेकिन एक पैर में वो इतना दब रहा है। कारण क्या, क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है कम हो गया। क्षेत्रफल जैसे ही कम होगा, ये दो पैरों की स्थिति के हिसाब से, ये एक पैर की स्थिति के हिसाब से, क्षेत्रफल जैसे ही कम लगा आप नीचे ज्यादा ही, मतलब नीचे ज्यादा दबोगे। ठीक है, इस तरह आपका नीचे ज्यादा दबेगा, तो ये होता है फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 13वीं का आंसर। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है। दाब का विमा सूत्र मैंने हमेशा बोला है, मैंने अपने क्लास में कभी भी ये नहीं पढ़ाया कि विमा सूत्र निकालते कैसे हैं, डायमेंशनल कैसे निकालेंगे। भैया ये सिंपल सा चीज होता है, तीन चीज बस होती है इसमें, एम एल टी, विशेषकर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी एक दो चीज होते हैं वो हमको नहीं जाना है, उतना स्टैंडर्ड हाई करके नहीं पढ़ना है फिलहाल। इसके लेवल से हम लोग पढ़ेंगे एम एल टी, ये आपके मास को बताता है, लेंथ को बताता है, टाइम को बताता है, इन्हीं तीन चीजों पर बेस्ड रहता है ये। ठीक, किसी भी चीज का आप जब फॉर्मूला या ऐसा ही सूत्र देखते हो, ऐसा ही यूनिट देखते हो, मात्रक देखते हो, तो ये तीन ही चीज पर बेस्ड रहता है। हमको पूछा है दाब का, मैंने अभी प्रेशर बताया आपको, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका पता है न्यूटन होता है, एरिया आपको पता है क्या होता है, किलोग्राम, सॉरी मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, स्मॉल एम रहता है। ठीक है, स्मॉल एम, मीटर स्क्वायर यही रहता है। अब जब आपको पता है कि मीटर स्क्वायर रहने वाला है, मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब कौन सी पार्ट को बोल रहे हैं, लेंथ के पार्ट को बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूटन आपका होता है किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान गुना त्वरण, क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू आपको यही मीटर स्क्वायर। अब इसी को चेंज करो, किलोग्राम मतलब क्या, मास। मास मतलब एक बार आ रहा है कि दो बार, एक ही बार आ रहा है, तो कैपिटल एम में लिखते हैं इसको एक बार। घात एक लिख सकते हो, नहीं लिखोगे, एक घात है तो चलेगा, लेकिन दो घात हो तो यहाँ पर दो आपको लगाना पड़ता है, एक था कुछ नहीं किए। ये 1 मीटर ऊपर था, 2 नीचे था, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक ही मीटर बचेगा, और वो नीचे में था, नीचे में था तो नीचे में था तो हम उसको एल के रूप में लिखेंगे, या तो नीचे में लिखो या ऊपर लाओगे तो -1 घात लगा दो। ठीक है, सेकंड स्क्वायर, सेकंड टाइम से दर्शाएंगे, नीचे में था तो नीचे में करोगे तो टी स्क्वायर लिखोगे, ऊपर लाओगे तो -2 हो जाएगा। तो L -1 T -2 आपको कहाँ दिख रहा है, L -1 T -2 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब ये ध्यान में रखना ना, कहीं पर ये -2 और कहीं पर 2 बस लिखा होगा, तो आपको पहचानने आना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है L1 दिया है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, लेकिन माइनस का 1 होना चाहिए, ये आपको पहचानने आना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ये होता है, और कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। तो आपको यूनिट आना चाहिए, यूनिट वाले चैप्टर को, मेजरमेंट वाले चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स को जरूर परचेस करना, ठीक है, और जल्दी कर लेना ताकि आपके पास तैयारी का पर्याप्त समय रहे। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है आपका सिंपल ऑप्शन नंबर ए, 1000 किलो प्रति घन मीटर, 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर है। रेलवे में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है, ये वाला 3 से 4 बार पूछा है, प्रीवियस ईयर समय का मैं बता रहा हूं, ठीक, ये बात को याद रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं।
ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई। तो भैया क्लाउड, अब वहां पर बुएंसी फोर्स काम करेगा क्या? वहां बुएंसी फोर्स काम नहीं करेगा। वहां क्या काम करेगा? कोई भी चीज जितना हल्का होता है ना वो उतना ही ऊपर की ओर जाता है। अगर कोई चीज भारी है तो वो नीचे की ओर आएगा। जैसे कि वर्षा की बूंदे भारी है करके नीचे की ओर आ रही हैं, और जैसे कि वेपराइजेशन के कारण उड़ता हुआ वाष्प, वेपर, जो कि समुद्र से, नदी नालों से, तालाबों से उठता है, ऊपर की ओर जाता है, हल्का होता है। हल्का होता है। अभी गर्मी, ठंडी का दिन चल रहा है, आप लोग पानी गर्म करके अगर नहाते होगे या पानी गर्म पीते होगे तो गर्म करने के समय आप देखोगे कि वेपर ऊपर की ओर निकलता है। कारण क्या है? हल्का है। तो हल्के होने के कारण ही बादल आकाश में तैरते हैं, मेन कारण ये है। ठीक, हल्के होने के कारण। हल्का का मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं पत्थर की बात करूं तो पत्थर हल्का है कि भारी है? तो भारी होगा। क्यों भारी होगा? उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। और जिसका घनत्व कम होगा वो भैया अच्छे से तैर पाएगा। तो यहाँ पर तापमान दिया, टेम्परेचर कारण नहीं होता, गति भी, स्पीड भी कारण नहीं होती, प्रेशर भी कारण नहीं होता। कारण होता है डेंसिटी, लो डेंसिटी। एक बादल की डेंसिटी बहुत ही हल्की होती है, इसलिए ऊपर उड़ पाता है। आप जितने भी हिल स्टेशन में जाओगे ना, आपको हवा के बीच में से आपके पास से आपको छूते हुए ये बादल की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो जाते हैं। हमको नीचे से देखने पर 800 मीटर 900 मीटर ऊंचाई पर स्थित किसी हिल स्टेशन को आप जब नीचे से देखोगे ना तो वहां पर आपको बादल दिखेंगे। लेकिन अभी जब आप उसी ऊंचाई पर रहोगे ना तब वो आपको बादल महसूस नहीं होगा, वेपर महसूस होगा। तो ये रहता है। क्यों? क्योंकि हल्के हैं करके ऊपर जाते हैं। अगला, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो आपेक्षिक घनत्व के लिए सिंपल से एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद कर लेना है। ये होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। सिंपल सा चीज है, इसको याद रख लेना आपको। ठीक, जब भी रिलेटिव डेंसिटी निकालना हो तो किसी पदार्थ का आपको एक्चुअल डेंसिटी पता होना चाहिए, और पानी का घनत्व आपने अभी याद किया 1000 kg पर मीटर क्यूब। चलो अगला देखते हैं। श्यानता की इकाई है द विस्कोसिटी, द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, क्या होगा? पॉइज होगा, पॉइजन लिखा गया है, पॉइज होगा, पास्कल होगा, पाइजली होगा, यहाँ पर पॉइजन लिखा गया है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है? तो पॉइज इसका आंसर होता है। क्या होता है? पॉइज इसका राइट आंसर होता है। ध्यान में रखना, क्या होता है? पॉइज इसका राइट आंसर होता है। किसका? विस्कोसिटी का मात्रक। अगला प्रश्न, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की श्यानता अधिक होती है। तेल की श्यानता अधिक, जल की श्यानता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, या फिर जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। आपको मैंने अभी बताया अगर किसी भी जल का पृष्ठ तनाव अधिक है करके वो गोलाकार हो पाता है। अब बात दो लिक्विड की कर दी, एक तेल की कर दी गई और एक जल की कर दी गई। जब दोनों को समान मात्रा में मिलाओगे ना, एक दूसरे के ऊपर घिलेंगे नहीं, एक दूसरे के ऊपर तैरने लग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉप की बात कर रहा है। मैं एक बीकर लेता हूँ, इस पर मैंने पानी एसिड डाल के भर के रखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक ड्रॉप लेना चाहता हूँ तेल का। किसका? तेल का। ऐसे एक ड्रॉप दिया, एक ड्रॉप जैसे मैंने डाला ना तो ये बीकर के ऊपर क्या हो जाएगा? ऐसे फैल जाएगा। कारण क्या है? तो ये कारण होता है तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसलिए वो किसी भी चीज के ऊपर जैसे डालोगे तो अपने उसके ऊपर में वो फैलने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? फैलने लग जाता है। अच्छा ठीक है, क्या होने लग जाता है? फैलने लग जाता है। इस बात को ध्यान रखना। चलो, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? आइसबर्ग की बात कर रहे हैं। अब आइसबर्ग कहाँ रहेंगे? आपके समुद्र में रहेंगे। समुद्र एक बहुत बड़ा एरिया होता है। मैं मान के चलो उसको एक बीकर से आपको समझाना चाहता हूँ। अभी मैंने बात की जैसे इसमें मैंने पानी भर कर रखा है और इसमें अगर मैं बर्फ डालता हूँ, आइस क्यूब डालता हूँ, तो उसका केवल 1/10 पार्ट ही ऊपर रहता है। सेम होता है आइसबर्ग के लिए। एक बड़ा सा पानी का तालाब है या बड़ा सा पानी का बीकर है, कौन? समुद्र। और उसमें बड़े बड़े क्या हैं आपके? आइस क्यूब। किसके समान? वो आइस क्यूब कौन से होंगे? किसके समान नहीं, वो आइस क्यूब क्या होंगे? आइसबर्ग होंगे। जो आइसबर्ग है ना, जैसे एक बीकर के अंदर आइस क्यूब की स्थिति होगी, सेम एक समुद्र के अंतर्गत आइसबर्ग की स्थिति होगी। और वहां पर कितना भाग सतह के ऊपर रहेगा? तो 1/10 भाग। परसेंटेज में अगर कभी पूछ दिया जाए तो 10% याद रखना। केवल 10% भाग ही ऊपर की ओर रहता है, बाकी सब समुद्र के नीचे स्थित रहता है। ठीक है, याद रखना। अगला, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्यों पकता है भाई ऐसा? इसका कमेंट करके आप लोग जवाब देंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं पुराने अपने MCQ सीरीज में।
ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे कि खाना क्यों जल्दी पकता है। तो 21वां का आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। ठीक, चलो अगला, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप? सोप से अगर किसी भी चीज को आप साफ करते हो जल्दी साफ हो जाता है। जो सोप से साफ नहीं होता उसके लिए हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं। डिटर्जेंट को जैसे ही पानी में मिलाते हैं उसमें गंदे कपड़े का डालते हैं तो मैले कपड़े का मैल पूरी तरीके से निकल जाता है, चाहे वो ऑयली मैल ही क्यों ना हो। ठीक, गंदगी पूरी साफ हो जाती है। कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, फ्लोटेशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी। तो मेन कारण होता है पृष्ठ तनाव। जैसे ही आप किसी भी डिटर्जेंट को, अपमार्जक को या फिर सोप को यूज करते हैं पानी के साथ मैल में या मैल के ऊपर, तो वो पानी को बहुत ही पतला कर देता है, उसके पृष्ठ तनाव को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव को जैसे ही वो कम करेगा तो पृष्ठ तनाव को कम करते ही पानी क्या होता है? मैल के अंतर, जैसे कॉलर है मान के चलो, ये किसी शर्ट का ऐसे कॉलर है मान के चलो, इसमें ऐसे यहाँ पर क्या है? मैल लगे हुए हैं, आपने सोप मारा और पानी डाला, तो पानी जो पहले इसके अंतर्गत एंटर नहीं कर पा रहा था, अब इसके कारण क्या कर पाएगा? वो एंटर कर पाएगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो गया है। और पृष्ठ तनाव कहाँ कहाँ पर कम हो जाता है? जब मिट्टी के तेल को आप पानी के ऊपर डालते हो तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और कब कम हो जाता? और जो लार्वा ऊपर में तैर रहे होते हैं ना, मच्छर के लार्वा, इसलिए देखना डेंगू या मलेरिया जब फैलता है या फिर बारिश के दिन शुरू होते हैं तो कहीं पर अगर पानी स्टोर हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको फेंका नहीं जा सकता, तो उसके ऊपर मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देते हैं ऊपर में, जो पीने के लिए यूज़ नहीं हो रहा, किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है तब। तो उसमें अगर लार्वा पनप भी रहे तो नीचे की ओर डूब कर मर जाएंगे। और कहाँ पर पृष्ठ तनाव कम होता है? जो सूप हम लोग पीते हैं गरम गरम, तबियत जब खराब होता है या फिर नॉर्मल ठंडी के दिन में सूप पीना पसंद करते हैं, तो वो आप जब पीते हैं तो आपके पूरे जीभ के चारों तरफ, मुंह में चारों तरफ फैल पाता है, घुल पाता है, और आपके जो स्वाद अंकुर होते हैं उन तक अच्छे तरीके से पहुंच जाता है, इसलिए आपको टेस्टी लगता है। लेकिन उसी को ठंडे करने पर पियो, सूप को नहीं पी पाओगे। तो पृष्ठ तनाव के अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम है। चलो अगला, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते, क्योंकि यह क्या? प्रजनन में बाधा डालता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है। लार्वा के सांस में बाधा डालता है, मच्छरों को भगाता है। अभी क्या मैंने बताया? पानी में अगर मिट्टी का तेल डालोगे उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, लार्वा जो ऊपर में तैर पा रहे थे अब नीचे की ओर डूब जाएंगे। डूब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वो सांस ले पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन के आधार पर यही राइट आंसर होता है कि लार्वा के सांस में बाधा आता है। क्या आता है? लार्वा के सांस में बाधा आता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्यों राइट आंसर नहीं हो सकता? अरे मच्छरों को भगाएगा कब? लार्वा भी मच्छर बना थोड़ी ना, वो तो अभी भ्रूण अवस्था में, एम्ब्रियो स्टेज में है, तो प्रजनन भी नहीं कर सकता, उच्च विष भी नहीं है, मिट्टी तेल विष का काम नहीं कर रहा है उसके लिए, बस वो पृष्ठ तनाव को कम करता है पानी का, तो वो सांस लेने में बाधा आ जाता है उसके। चलो अगला, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द को या गंदगी को निकाल देते हैं। डिटर्जेंट इजिली रिमूव ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम डर्टी क्लॉथ्स। सही है, राइट है, स्टेटमेंट तो राइट है। रीजन, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना, यहाँ पर क्योंकि शब्द जोड़ा करो, क्योंकि शब्द, कथन को पढ़ो और क्योंकि शब्द जोड़ो, कारण पढ़ो। जैसे मैंने पढ़ा कथन, अपमार्जक मैले कपड़ों के से सरलतापूर्वक तेल व गंदगी को निकाल देते हैं क्योंकि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो अभी यही तो बताया मैंने, अपमार्जक पृष्ठ तनाव को बढ़ा देते हैं, सॉरी बढ़ाते नहीं हैं, घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, जिसके माध्यम से वो इजिली अंदर तक पहुंच पाते हैं। क्या करते हैं? अंदर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो बढ़ा देते नहीं आएगा, ये घटा देते आएंगे। क्या आएगा? घटा देता, राइट स्टेटमेंट होता। तो यहाँ पर ये गलत हो गया हमारा रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही क्या था? ए, गलत क्या हो गया? आर। देखो कहाँ पर दिया ऑप्शन सही, सी में। ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर घटा देता बोला जाता तो दोनों ही सही होते, तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऐसे बोलते। अब गलत व्याख्या कर रहा तो बोल ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पर दिया भी है और डिस्कस कर लेते हैं आंसर कैसे लिया जाता है। एक तो मैंने बता दिया कि ए सही है आर गलत है, यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा था करके ये वाला ऑप्शन नहीं है, और दोनों सही भी नहीं थे। ठीक है, किसी स्टेट में आएगा कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, तब ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, किसी स्टेट में ऐसा होगा कि दोनों गलत भी होंगे। ठीक है, दोनों गलत भी होंगे, अभी खैर इसमें फॉर्मेशन नहीं है, तो वैसा वाला भी आपके पास आंसर आएगा।
ए भी गलत है, आर भी गलत है। चलो आगे देखते हैं। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाया जाता है, डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होती है? दोनों केश नलियों में बराबर होगी। अधिक व्यास वाले केश नली में क्या होगी? अधिक होगी। कम व्यास वाले केश नली में अधिक होगी, क्या होगी? जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सिंपल सा चीज है। इसने क्या बोला, हम लोग एक बीकर से, आपको मैं समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से। ये मैंने लिया पानी का स्तर, मैंने रखा हुआ ऐसे, ठीक है। केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर, ये ऊर्ध्वाधर डुबा दिया हम लोगों ने। एक कम व्यास वाला रखा मैंने, एक अधिक व्यास वाला रखा। ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? दोनों केश नलियों में बराबर होगी? कभी भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि व्यास अलग अलग है। सिंपल से इस चीज को समझना। आप एक सामान्य पाइप से एक पतले पाइप को कनेक्ट करो और उसका फोर्स बताओ ज्यादा रहेगा, या मोटे पाइप चौड़े मुंह वाले पाइप को कनेक्ट करो उसमें फोर्स ज्यादा रहेगा? पतले मुंह वाले पाइप पर जिसका रेडियस कम होगा ना, इतना होगा, उस पाइप का ना प्रेशर ज्यादा होगा पानी का, और जो इतना चौड़ा होगा ना उस पाइप में प्रेशर कम होगा। कारण क्या है? रेडियस। सेम यहां पर भी रेडियस अलग अलग है, उसका व्यास अलग अलग है। डायमीटर जब अलग अलग है तो भैया पानी एक लेवल पर चढ़ ही नहीं सकता, ठीक। तो पहला तो आंसर गलत हो गया। अधिक व्यास वाली केश नली में अधिक होगी? नहीं होगी। अधिक व्यास वाली में कम होगी। अधिक व्यास वाले में जो ऊंचाई है वो कम होगी। कम व्यास वाली परख नली में या केश नली में ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। कारण क्या है? यहां पर बनने वाला प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर बनने वाला प्रेशर कम होगा। प्रेशर अगर कम बढ़ रहा है तो पानी कम स्थिति तक चढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है तो पानी अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो ये होता कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी। क्या? डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई। चढ़े द्रव की ऊंचाई किसमें कम ज्यादा होगी? कम व्यास वाली नली में। क्लियर? चलो अगला। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती थी, जिससे क्या होता है? जिससे होता है क्या? वह झटकों को अवशोषित कर सके। फीस पट्टियां सही तरीके से लगाने के लिए पटरियां समानांतर बनी रहे, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अभी मैंने बताया कि आप जब एक पैर पर सोफे पर खड़े रहोगे दाब अधिक लगेगा, दोनों पैर से खड़े हो जाओगे सोफे के ऊपर दाब कम लगेगा। तो भैया रेलगाड़ी का वजन इतना ज्यादा होता है ना, इनकी ये केवल इसी पर अगर लगाया जाएगा ना, इसी पर बस लगाया जाएगा तो हो सकता है कि ये नीचे की ओर दबने भी लगे। ये जो रेल है वो नीचे की ओर दबने लगे, लेकिन जब इसको ऐसा सपोर्ट दे दोगे ना तब क्या होगा? अब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब केवल इसी पर नहीं लग रहा है, इसी पर नहीं लग रहा, अब ये पूरा का पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, पूरा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। और जब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा जी? डैमेज नहीं आएगा। तो इसलिए रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए, इसी सेंस को रखते हुए दो रेल के बीच में पट्टियों को जोड़कर रखा जाता है। पहले लकड़ी की पट्टियां होती थी, अब कंक्रीट की पट्टियां आती हैं, ठीक। तो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो प्रेशर कम हो जाए। अगला, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर आती, क्यों? क्योंकि वहां की जो आपका दबाव होता है वो ज्यादा होता है। 27वां, ठीक है। 27वां क्या क्वेश्चन पूछा आपको? चलो अब देखो, इसने बोला कि क्या फाउंटेन पेन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन में स्याही बाहर निकल आती, क्यों? जब आप हवाई जहाज में बैठते हो ना, मान के चलो ये जहाज है, इसके ऊपर आपने बैठा, ये ऐसे उड़ते हुए जा रहा है, ठीक है। इस जहाज में आप बैठे हुए, आप फाउंटेन पेन लेकर जा रहे हो। जैसे ही आप ऊपर ऊंचाई की ओर जाते हो ना, धरातल से ऊपर की ओर जाते हो, अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हो, तो ऊपर जाते ही वायु दाब में कमी आती। किसमें कमी आती? वायु दाब में कमी आती है। और वायु दाब में कमी आएगी, लेकिन इसके अंदर का वायु दाब आपको समान बनाए रखता है। इसके अंदर का वायु दाब तो समान बनाए रखेगा, क्योंकि माइंड में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं दोनों को लेकर बता रहा हूं। बाहर का वायु दाब कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर का वायु दाब कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में वायु कम है। लेकिन इसके अंदर आपको सही तरीके से सरवाइव करने के लिए, सांस लेने के लिए वायु दाब को बढ़ा कर रखा जाता है। जितना धरातल पर था उतना यहां पर भी रखा जाता है। नहीं तो क्या होगा, ये अगर वायु दाब को यहां पर हम लोग कम कर दिए ना, तो ये बाहर का प्रेशर हमको इधर ढकेल देगा, हम चिपट जाएंगे। लेकिन अगर यहां का प्रेशर ज्यादा है ना, तो वो बाहर की ओर लगा कर रखेगा और हम सेफ रहेंगे। इसलिए अंदर के वायु दाब को बढ़ाया जाता है। अब अंदर के वायु दाब को जब बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? अब ये फाउंटेन पेन ऊपर तो गया, लेकिन ऊंचाई बढ़ने से क्या हुआ? इस फाउंटेन पेन, जो फाउंटेन पेन ऊपर की ओर जा रहा था,
उसमें शुरुआत में ही क्या होती है, दबाव महसूस होता है, सामान्य व्यक्तियों को महसूस होता है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। इसको तो ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया जाएगा ना। तो उस दौरान ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है इसका ही फाउंटेन पेन, हवा में जाते ही, आसमान में जाते ही उसकी स्याही बाहर निकल आती। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब कम हो रही थी। तो स्टार्टिंग में ही ये हो जाता है, ऐसा नहीं कि ऊपर पहुंचा फिर 1 घंटे बाद बाहर नहीं, जैसे जैसे ओवरटेक करते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, तभी घटना ये घट जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो अगला, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? अभी मैंने पानी में डूबने का कारण बताया था। पानी में डूबने का कारण था कि पानी से इसकी घनत्व ज़्यादा होती है, पानी की डेंसिटी से कील की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब पारे में इसको डाला जाता है ना, तो पारे की डेंसिटी कील से ज़्यादा होती है, इसलिए वो तैर जाता है। ऑप्शन ए देखो, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम, ये रिएक्ट ही नहीं करता पानी से। ठीक है, लेकिन रिएक्शन का तो कोई रूल ही नहीं ना भाई, आपको तो तैरना है या तैराना है, तो रिएक्शन का तो बात ही नहीं। लोहे का भार पानी के भार पानी से अधिक है तथा पानी से कम है, ये हो सकता है आपका राइट आंसर। ठीक, और क्या बोल सकते हैं, लोहे का घनत्व तो पानी से, अच्छा भार पर तो हम लोग बात ही नहीं करते उतने टाइम भी, द्रव्यमान में बात की, वेट पे बात की। वेट का लॉजिक नहीं, लॉजिक होता है डेंसिटी का, क्योंकि पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम है, इसलिए पानी में डूब जाता है और पारे में तैर जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारा पानी से भारी है, लेकिन लोहे के कील का उससे तैरने से कोई रिलेशन नहीं है। अगला, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, तब उबलने का बिंदु जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नीचे आ जाता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या उपयुक्त में से कोई भी सही आंसर नहीं निकलता है। जब भी आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाता है, अभी मैंने समझाया कि वहां पर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है, और जब भी वायु दाब कम होगा ना, दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक। ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो भैया जब प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भी भाई, किसी भी लिक्विड के उबलने का पॉइंट, उबलने का टेम्परेचर। तो इसका पहले 100 डिग्री था पानी का सामान्य स्थिति पे, लेकिन अब जब प्रेशर ही कम हो गया है तब बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे आएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसलिए बोला कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री के नीचे के तापमान उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वथनांक। अगला और लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैं कहूंगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इसको पढ़ पाए उन तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करते रहिएगा, और कमेंट में आंसर जरूर बताना जो भी प्रश्न मैं पूछता हूँ। तीसरा प्रश्न था कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? द प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, और क्या दिया है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको हवाई जहाज से बताया, अगर हवाई जहाज के अंदर का दाब बाहर के वायु दाब से कम होना तो पचक जाएगा। सेम बुलबुले के लिए होगा, अगर वायुमंडलीय दाब से उसका दाब कम होगा तो वायुमंडलीय दाब उसको दबाकर क्या कर देगी, नष्ट कर देगी तुरंत ही। वो कभी भी पूरी तरीके से बन ही नहीं पाएगा, बबल आपको दिख ही नहीं पाएगा। बबल बने रहता है और लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है, क्योंकि उसके अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब होता है। जैसे ये बबल है, इसके अंदर का दाब अधिक है तो बाहर की ओर प्रेशर लगाएगा। अगर इसके अंदर का दाब कम होता तो बाहर से इसके ऊपर अंदर की ओर प्रेशर लगता, और कोई भी चीज़ को आप जब बाहर से प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है, चपक जाता है ना, दब जाता है। तो ये कारण होता है बनने का, क्योंकि उसके अंदर का वायु दाब अधिक होता है। किससे? एटमॉस्फेयर से, वायुमंडलीय दाब से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से संबंधित थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपको लगातार हर बार जब भी रेलवे का एग्जाम होगा, इनमें से क्वेश्चन आपको रिपीटेडली देखने को मिलते ही हैं। तो इतने बार जब ये बार बार पूछे जाते हैं तो आपकी भी क्या बोलते हैं, कर्तव्य बनता है कि आप इस क्वेश्चन को करो, और मेरा भी कर्तव्य था कि मैं इस प्रकार के प्रश्न आपको कराऊं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो भी बताना, उससे मेरा मोटिवेशन लगातार बढ़ते रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।